हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम प्रीतेश सर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर की थियरी और एक्सरसाइज के सभी सम्स कर चुके हैं। ओके, अब आगे के वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हो। और मैं जो भी लिखता हूँ वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। और सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो आपको काम करना है। ओके, अच्छा, आज हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1.1, वो पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोनों तैयार रखने हैं मेरी तरफ से। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो क्या बोला है उन लोगों ने कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, एवरी सेकंड ट्रांसफर होता है, मूव आउट होता है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी हम करंट बोल सकते हैं। तो ये जो है ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव, तो मूविंग बोला है, मूविंग यहाँ दिया है तो हम इसको आई बोल सकते हैं। लेकिन क्या कितना आई होगा, 10⁹ ई, यहाँ पर आई दे दिया है। आगे क्या बोला है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो दूसरे बॉडी पर 1 कूलम चार्ज जमा होने के लिए टोटल कितना टाइम चाहिए, हमें टाइम रिक्वायर है। कौन कौन से डेटा दिए हैं और कौन से डेटा रिक्वायर है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आपको करंट दे दिया है, चार्ज दे दिया है और आपको टाइम रिक्वायर्ड है, हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, अच्छा, तो ये तीनों का रिलेशन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q और I दे दिया है, T रिक्वायर्ड है, वैल्यू रखो। Q चार्ज कितना है 1 कूलम, I यानी 10⁹ E की वैल्यू आपको याद रखनी है। T रिक्वायर्ड है, 10⁹ E को डिवाइड कर दो, T को सब्जेक्ट कर दो, तो 1/10⁹ E। T इज इक्वल टू 1/10⁹ E की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। T इज इक्वल टू, अब देखो 1 डिवाइड बाई 1.6 करोगे कैल्सियम में तो 0.625 आएगा, 9 -19 पावर तो 10⁻10 आएगा, और वो हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+10 होगा। अब ये टाइम तो आ गया लेकिन वो सेकंड में आया है, लेकिन हमें इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में से पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में से हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में से डे में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद डे में से हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना है उसके लिए, तो पहले तो हमारे पास जो वैल्यू है 0.625 इंटू 10⁻10 सेकंड है। अगर मैं उसको 60 से डिवाइड करूं तो मिनट आ जाएगा, फिर से 60 से डिवाइड करूं तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 24 से डिवाइड करूंगा तो डे में कन्वर्ट हो जाएगा, और 365 से डिवाइड करूंगा तो वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैल्सी का यूज करना है और आपको 0.625 डिवाइड बाई ये सब करना है, तो आपका आंसर आएगा 0.000000198 ये आएगा। और 10⁻10 तो हमारे पास वैसा का वैसा, इतने इयर्स। अब देखो हमें ये पावर नहीं रखनी है, 10 पावर है, अगर मैं 10 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाऊं तो इसमें से 10 पावर कट हो जाएगी, 10 में से 10 जाएगी तो 0 पावर, 10⁻0 पावर यानी 1 हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो मैं राइट साइड 10 पॉइंट शिफ्ट होता हूं तो 198 आएगा और ये पावर चली जाएगी, इतने इयर्स आए। अब 198 इयर्स है तो मैं उसको नियरली इक्वल टू 200 इयर्स लिख सकता हूं। सर ऐसा क्यों करना है, तो हमें अंदर आंसर ऐसे रैंडमली 200 दिया है इसलिए। ओके, और हर बार हम आंसर को किस में लिखते हैं, फ्रेम करके लिखते हैं, तो हमें इसको फ्रेम कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया।
तो इजी सम है, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद वाला स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, ले लिया। अच्छा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी मिलने वाली है। ओके, कोई बात नहीं। चलो नंबर 2, अब एग्जांपल 1.2 क्या है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो फाइंड करने हैं। यहाँ पर कप ऑफ वाटर यानी उसका हम कितना वेट लेंगे। तो कप ऑफ वाटर यानी रैंडमली हम 250 ग्राम लेंगे। उन लोगों ने नहीं दिया है तो हमें 250 ग्राम ले लेना है। ओके, तो मास हम कितना लेंगे? m इज इक्वल टू, हम यहाँ पर मास मास ऑफ वाटर, तो m इज इक्वल टू क्या लेंगे? 250 ग्राम। अच्छा, वाटर की बात हो रही है तो उसका मोलेकुलर वेट क्या है? तो मोलेकुलर वेट 18 ग्राम पर मोल, ऐसा है। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर तो सबको पता है, क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो नंबर है। ओके, और दूसरा चार्ज, मैं क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। चार्ज ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो मैं ऐसा लिखता हूं, चार्ज ऑफ H2O। H2O में चार्ज कितना होता है? तो चार्ज पता करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता करने हैं। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 10e। तो यहां पर 10e, ये इतना चार्ज ऑफ H2 होगा। इसको आप कूलम लिख सकते हो, लेकिन अभी E की वैल्यू नहीं रखी है तो हम यूनिट नहीं लिखते हैं। ओके, काउंटिंग में जब काउंटिंग करेंगे तब लिखेंगे। तो किसी को ऐसा नहीं लगे कि यहाँ तो यूनिट नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? E की वैल्यू रखो, तब E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तब यूनिट आएगा। ओके, अच्छा, पहले तो ये 4 डेटा आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें तो कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज है और कितने नेगेटिव चार्ज है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों की अलग अलग हमें मेथड करनी नहीं है। तो डायरेक्टली हम ऐसा लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हमें नंबर नहीं चाहिए, चार्ज चाहिए। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज इन अ cup of water equal to negative charge in a cup of water। दोनों इक्वल होते हैं, तो कोई एक निकाल दो तो दूसरा आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो इसकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या लेनी है? तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू चार्ज ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर 10e। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। फॉर्मूला है तो हर बार हम किस में लिखते हैं? फ्रेम में। तो इसका हमने फ्रेम कर दिया, बस। अब वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो वैल्यू रखते हैं, चलो। तो वैल्यू क्या होगी? स्मॉल m की वैल्यू 250, सभी डेटा हमने यहाँ पर लिख दिए। मास, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ H2O, तो 18, वो हमें पता है, केमिस्ट्री में भी आता है। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। 10
ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो आप इसका करोगे तो टोटल आंसर आएगा 1.34 इंटू 10⁻7। 23 बड़ी पावर है ना, तो 10⁻7 कूलम। ओके, तो ये आंसर आ गया 1.34 इंटू, आप कर लेना, मुझे तो ऑलमोस्ट याद है यही है, फिर भी चेक कर लेना। ओके, तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट तो यही है, तो आ गया आंसर। कितना इजी सम है, देखो 3 और 4 मार्क्स में आता है तो मार्क्स जाने चाहिए नहीं, तो हो गया। तो पहला और दूसरा देखो कितना इजी है, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखना। अच्छा, उसके बाद वाला सम देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या बोला है, देखो कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square depends on the distance between the charges and masses respectively। ये सब जो उन लोगों ने लिखा है वो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें कि यहां पर कूलम्स लॉ की बात हुई है और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हुई है, दो टाइप के फोर्स है, दोनों की बात की है। बस आपको ये सब इसका मीनिंग नहीं समझो क्या लगा, मीन ये दो टाइप के फोर्स है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से ध्यान रखना है, इसमें से सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि यहाँ कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है। अच्छा, पहला क्या हमें लाना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय द डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये जो दो फोर्सेस है उसको कंपेयर करना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और किससे करना है, बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दोनों के मैग्नीट्यूड्स का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, और उसके पर से कौन स्ट्रॉन्गर है वो हमें पता लगाना है। तो पहला हम आंसर करेंगे ए। तो ए में हमें क्या करना है, पहले तो कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ जी बोल सकते हैं। तो एफ ई अपॉन एफ जी, तो एफ ई क्या मिलेगा हमें, एफ ई की फॉर्मूला क्या है, कूलम्स लॉ की फॉर्मूला के Q1 Q2। अब देखो के Q1 Q2 अपॉन क्या हो, लेकिन Q1 Q2 में क्या है, अब देखो यहां पर ए में नंबर 1 और नंबर 2 है, ये हमें कंपेयर करने हैं। कंपेयर में तो चार्ज 1 चार्ज 2 आएगा, लेकिन चार्ज 1 और चार्ज 2 किसके लेने हैं, तो आगे रीड करो बेटा, सुनो यहाँ पर आगे रीड करना है, ये किसके लिए हमें करना है, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हमें ये दोनों फोर्स की स्ट्रेंथ चेक करनी है, लेकिन किसके लिए करना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। तो हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे कि हम ये किसके लिए करने जा रहे हैं, तो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसके लिए हम करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी। तो यहां पर के Q1 Q2, Q1 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ई होगा, यहां पर हम वाइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी भी ई आएगा, तो ई स्क्वायर लिख सकता हूं, के Q1 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ एफ ई, अपॉन में एफ जी यानी क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 यानी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो दोनों में जो कॉमन है वो हम कैंसिल कर देंगे, दोनों में आर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू रखनी है, तो चलो वैल्यू रखो,
तो वैल्यू के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹9, ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसका क्या है स्क्वायर होल अपॉन जी की वैल्यू याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 इंटू 10⁻27। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है बाय यूजिंग कैल्सी का यूज करो और उसका आंसर निकालो। चलो क्या आएगा जल्दी से बोलो। यस 2.3 10⁻39, ओके 2.3 इंटू 10⁻39। अब देखो ये एफ तो डिवाइड है, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हियर एफ ई इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻39 एफ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए एफ जी से कई गुना ज्यादा है स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, तो देयरफॉर Fe is more stronger than Fg। ये हमारा कंक्लूजन हुआ। ओके, कंक्लूजन है यानी आंसर है हमारा। और हर बार हम आंसर किस में लिखते हैं, फ्रेम में, तो फ्रेम में रख दो। अच्छा, ये जो हमने किया वो तो हमने ए में नंबर 1 किया फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये नंबर 1 के लिए है। अब हम क्या करेंगे नंबर 2 के लिए, फॉर 2 प्रोटॉन्स। अब हम यही करने वाले हैं लेकिन 2 प्रोटॉन्स के लिए करना है। ओके, सिमिलरली ऐसे ही करना है। क्या फर्क होगा, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है, अगर यहाँ दोनों प्रोटॉन है फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम आएगा। ओके, फिर भी करना तो पड़ेगा आपको। ओके, तो उसके बाद अब हम हेडिंग लगाएंगे। पहले तो फॉर ए ही चलता है हमारा, उसमें नंबर 2 है फॉर 2 प्रोटॉन्स फॉर 2 प्रोटॉन्स। चलो अभी 2 प्रोटॉन्स के लिए सेम करना है, तो सेम हमने क्या किया था, तो एफ ई अपॉन एफ जी करना है। एफ ई की वैल्यू क्या आएगी, के Q1 Q2 यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ई स्क्वायर होगा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो एफ ई का हुआ। एफ जी यानी जी M1 M1 यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और M2 यानी भी मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन ही है, अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में जो कॉमन है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो दोनों में आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी की वैल्यू रखनी है, तो के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19, उसका क्या है स्क्वायर है। आगे हमें स्क्वायर हमने किया था, देख लेते हैं। जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 इंटू 10⁻27, मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम है, तो इसका हम स्क्वायर ले लें। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसका स्क्वायर, ई का स्क्वायर आगे हमने लिया था, हाँ लिया है। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी गलती ना हो जाए, ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसका आपको क्या करना है, कैल्सी का यूज करो। चलो आंसर निकालो और बोलो तो क्या आएगा 2 प्रोटॉन के लिए। हाँ बोलो 1.3 इंटू 10⁻36, ओके
1.3 इंटू 10⁻36। अच्छा, एफ जी डिवाइड हुआ है तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ ई इज इक्वल टू 1.3 पॉइंट दिखना चाहिए इंटू 10⁻36 एफ जी। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? दैट मीन्स एफ ई इज मोर स्ट्रॉन्गर, more stronger than एफ जी। ये हमारा कंक्लूजन है, यानी आंसर है। तो आंसर हम किस में लिखते हैं? फ्रेम में। तो ये फ्रेम कर दिया। ओके, तो ये हमारा ए कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? बी। अभी बी बाकी है। देखो, अभी बी में क्या करना है? तो एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है? हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो ए और एपी, ओके, वो दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, the acceleration of electron and protons due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom। ये दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 10⁻10 मीटर पर है। और ये डेटा दे दिया है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद रखना है। ओके, तो आपको अभी ए ई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन दोनों फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अब हम लेते हैं बी। तो बी में पहला क्या फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए है कि नहीं फॉर्मूला? तो बस मास को डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा एफ अपॉन एम। तो एफ ई अपॉन एम ई, तो मास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमें। तो एफ ई की वैल्यू क्या रहेगी? ये दोनों, अब देखो ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो के Q1 Q2 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी ई स्क्वायर होगा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ओके, और अपॉन में क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सब की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर नीचे ही आएगा। ओके, के की वैल्यू क्या रहेगी? 9 इंटू 10⁻9। ई की वैल्यू क्या आएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और उसका क्या है? स्क्वायर है, ये 1.6 है। अपॉन आर स्क्वायर नीचे आएगा। आर क्या है? 10⁻⁻10, उसका क्या है? स्क्वायर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, अब कैल्सी का यूज करो। ये हमें अभी अब जरूरी नहीं है अभी। ओके, अच्छा चलो, तो ए ई कितना मिलेगा? चलो फटाफट करो। हाँ बोलो, कितना है? क्या हुआ? आगे गलत लिखा है, ये इसका आंसर है। देखो, अरे ऐसा मत करो, पीछे आंसर देख लेते हो। ये आंसर इसका है। अरे ऐसा क्यों करते हो? ये 1.3 इंटू 10⁻36 इसका आंसर है। अच्छा, एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो इसका आंसर बोलो। चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो ये हमने निकाल दिया। चलो लिखाओ तो, ये यहां से इतना ही हमें करना है। चलो, उसका आंसर क्या आया था बोलो तो? वाइट। अच्छा, चलो उसका आंसर क्या है? 2.3 इंटू 10⁻39। ये तो अगले वाले का नहीं था? नहीं था? अरे यार, प्रॉपर बोलो। सही थे आप, सही थे।
तो क्यों ऐसा करते हो? 1.3 इंटू 10⁻36। अच्छा चलो, ये सही था। ओके, तो कोई बात नहीं, इसका तो निकालो। चलो, तो इसका निकालो। करना तो आपको है कैल्सी में। चलो, अब कौन लिखवाएगा प्रॉपरली, ध्यान से? हाँ बोलो, क्या? 2.5 इंटू 10⁻2 22। 2.5 2.5 2.5 इंटू 10⁻22। अच्छा, अब सही है। अच्छा है, ये कैल्सी का तो आंसर आपको करके मुझे लिखवाना है। ओके, अच्छा। और ऐसे ही हमें क्या निकालना है अब? ऐसे ही हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है। सेम, सिमिलर। तो सिमिलर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो यही फॉर्मूला होगी। ऐसे ही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नीचे आएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन तो है। चलो, वैल्यू रखनी है। के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻9। आर की वैल्यू 10⁻, सॉरी ई है, तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। उसका क्या है? स्क्वायर है, अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर यानी क्या है? 10⁻⁻10 है, उसका स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। चलो, अब प्रॉपरली लिखवाना, इसका आंसर क्या आता है? एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन 1.4 इंटू 10⁻19, प्रॉपर है ना? 1.4 इंटू 10⁻19। ओके, ये भी एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया। ये दोनों आंसर है, तो हम किस में लिखेंगे? फ्रेम कर दे हम। चलो, तो इसको भी फ्रेम में रख दिया, इसको भी हमने फ्रेम में रख दिया। ये, अरे यहां से लेंगे। चलो, अभी हो गया। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। तो ये सही थे, हम ये प्रॉपर लिखवाया था। ओके, तो हो गया है क्लियर। अच्छा, उसके बाद वाला हम लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल 1.4। तो इसमें क्या है 1.4 में? अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। देखो, यहां पर एक स्फीयर है ए, उसको नायलॉन थ्रेड से लटकाया हुआ है। अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी है, held by an insulating handle, is brought close to A such that the distance between their 10 सेंटीमीटर। अब देखो, यहां पर आपके पास दो स्पीयर है। देखो, यहां पर कलर हम चेंज करते हैं। ये कलर हम अच्छा वाला लेते हैं। चलो, व्हाइट ही लो ना, व्हाइट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दो स्पीयर, तो दो स्पीयर है। पहले वाले को ए बोलेंगे, दूसरे वाले को बी बोलेंगे। दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर, यहां पर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखो, अब आगे रीड करो। अब क्या है? ऐसा फिगर में दे दिया है आपको। फिगर तो बहुत बड़ी है, ऐसा देने वाले नहीं है ये लोग। आपको समझना है। द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ अ इज नोटेड, फॉर एग्जाम्पल, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow
ऑन अ स्क्रीन, ये मैटर नहीं, ये ध्यान नहीं रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहाँ पर जो स्पीयर है वो दोनों स्पीयर के शेडो और शाइनिंग तो हमने कुछ कोई ध्यान देना नहीं है। आगे देखो, यहां से रीड करो, ये इतने में तो इतना ही है। ओके, यहाँ पर स्पीयर, यहाँ पर स्पीयर A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively। अब देखो, दोनों के पास हम चार्ज ले लेते हैं। इसके पास Q है, इसके पास Q डैश है, ऐसा ले लेते हैं, दिया नहीं है लेकिन। अब इसको हम किससे टच करवाएंगे? अब देखो, फिर से हमें ये स्पीयर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, ये और ये। ओके, और हम क्या करते हैं, उसको हम दूसरे स्पीयर से हम टच करवाते हैं। तो ये तो ए और बी था, उसके साथ हम सी और डी, वो अनचार्ज है। तो जब हम चार्ज बॉडी के साथ अनचार्ज बॉडी लाएंगे इक्वली, ये छोटा बड़ा थोड़ा लगेगा लेकिन इक्वल है ऐसा मान लेना है। तो ये जो चार्ज है दोनों में डिवाइड हो जाएगा। क्यू है तो ये क्यू बाई टू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्यू डैश है तो क्यू डैश बाई टू हो जाएगा। ओके, और क्या करना है, बाद में इसको आपको सेपरेट कर लेना है। ओके, तो सेपरेट होने के बाद क्या होगा, तो अब सेपरेट कर लो। तो अब अलग कलर से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब ये जो स्पीयर है, ओके, ए और बी कौन से है, ए और बी, और दोनों का चार्ज कितना हो गया अब, क्यू बाई टू और क्यू डैश बाई टू। अच्छा देखो, ऐसा बोला है यहाँ पर कि आपको अब सेपरेट कर देना है। एज शोन इन फिगर इतनी सारी देंगे नहीं एग्जाम में, सीधा ही लिखा हुआ सी एंड डी आर देन रिमूव एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए। उसको सी और डी को रिमूव कर दो और अब सिर्फ ए और बी को एक दूसरे के नजदीक लाओ। ओके, ब्रॉट क्लोजर टू ए टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। पहले कितना डिस्टेंस था, 10 सेंटीमीटर, अब कितना कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो पहले जो जितना था उससे अब क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कर दिए, 5 सेंटीमीटर कर दिया है, सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब आगे रीड करो, अब क्या बोलते हैं, व्हाट, यहां पर आंसर चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यहां पर कितना फोर्स लगेगा, और ये क्या दिया है वो रीड करो। हमें क्या चाहिए, अब फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड करना है। स्पीयर्स ए एंड सी एंड स्पीयर्स बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों इक्वली साइज के हैं ऐसा दिया है, वो हमें पहले से समझ लेना है। इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। डिस्टेंस हमें क्या उसकी साइज के बारे में नहीं सोचना है, इक्वली है ऐसा ले लेना है। अच्छा, अब कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पहला कितना था वो पता होना चाहिए। तो पहले कितना फोर्स था वो हम फाइंड आउट करें। तो यहां पर दैट इंप्लाइज, यहां पर फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 यानी Q2 यानी Q डैश अपॉन R स्क्वायर, R यानी क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर डायरेक्टली मैं लिख दूं 100। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अच्छा, अब यहां पर, तो यहां पर हम, यहां पर क्या होगा, तो ये नया फोर्स है तो F डैश बोलेंगे के Q1 Q2, इसका चार्ज Q1 इसका Q2, तो Q1 यानी Q बाई टू
Q2 यानी Q डैश बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी क्या है 5, 5 का स्क्वायर तो क्या होगा 25। अब देखो ध्यान से सुनना, ये 10 का स्क्वायर लेकिन सेंटीमीटर में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इंटू 10⁻²। अब देखो ये ध्यान रखना है आपको, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हम सेंटीमीटर में रखते हैं तो आंसर नहीं, कर दो ना भाई, चलो मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या होगा 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर आएगा, तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा बोलो, 0.01 ऐसा होगा उसका स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, चलो ये भी तो लिखवाओ मुझे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो 100 से डिवाइड करो तो 0.05 का स्क्वायर 25 और 0.25 मीटर इतना होगा। अच्छा, और उसका हमें क्या करना है, अरे पहले तो स्क्वायर बाद में करना है, पहले हम क्या करते हैं उसको मीटर में कन्वर्ट करना, 5/100 यानी 0.05 मीटर। अभी इसका स्क्वायर लेना है हमें, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 0.05 का स्क्वायर 0.0025 ये होगा। समझ आता है कि नहीं आता है, इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, ओके। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूं, देखो साइड में लिखे हम, यहां नहीं लिखना है, चलो इसको सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, तो एफ डैश तो क्या होगा, एफ डैश तो के क्यू, क्यू डैश 2 जा 4 नीचे जाएगा, 4 नीचे जाएगा। अब देखो नीचे क्या है, पॉइंट निकाल दे तो 25 अपॉन में पॉइंट निकाले तो नीचे 40 आएगा। अच्छा, अब तो क्या होगा, अपॉन का अपॉन क्या होगा ऊपर जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू क्यू डैश ये इंटू 10,000 ऊपर जाएगा, अपॉन में 25 4 जा 100 आएगा, तो ये 100 और ये 100 चला गया, चला गया ना। क्या किया हमने, ये 4 नीचे आ गया और 25 अपॉन 10,000 हो गया, 5 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, इसमें भी इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1 का, लेकिन 0.01 सही है, तो हाँ प्रॉपर है। देखो अब ये हुआ, तो एफ डैश, अब देखो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा करना ही नहीं था, इसलिए हम थोड़ा ऐसा, यानी देखो आपको सिंपल समझ में आई इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि ऐसे ही रहने दो। देखो एफ डैश के क्यू क्यू डैश 2 जा 4 नीचे आएगा 4 और 25 के नीचे 10,000। अब मैं क्या करता हूं 25 4 जा 100 और नीचे 10,000 है, 20 कट हो गया, तो क्या बचा, ये थोड़े हम नीचे लिखते हैं, तो अब तो एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू क्यू डैश अपॉन, यहां पर 1/100 आया, 1/100, तो 1/100 यानी क्या हुआ, तो के क्यू क्यू डैश 1/100 यानी 0.01, तो ये आ गया देखो,
के क्यू क्यू डैश अपन 0.01 यानी क्या हुआ एफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ। तो कितना फोर्स मिला, सेम, जितना पहले था उतना ही मिला। ओके, दोनों फोर्स सेम है, तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम हर बार किस में डालते हैं, फ्रेम में, तो फ्रेम में रख दो, फ्रेम में। हाँ, तो पहले का फोर्स और अभी का फोर्स सेम हो गया। ओके, तो ये उसका कंक्लूजन है, ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये हमारा आंसर है। तो समझ आ गया, तो ये हमारा हुआ एग्जाम्पल 1.4। अब उसके बाद एग्जाम्पल 1.5, इसमें क्या है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q, सबके चार्ज Q है, एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, सभी की साइड की लेंथ L है। व्हाट इज द फोर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q। यहाँ पर सेंटर में चार्ज Q है, ये तीनों चार्ज जो वर्टाइसिस पर रखे हैं उससे सेंटर पर कितना चार्ज लगेगा। देखो Q कहां पर रखा है, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ये सेंट्रोइड क्या है, हम ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करेंगे, तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे। तो सेंट्रोइड में चार्ज Q रखा है, उस पर इससे Q1 से, Q2 से और Q3 से, तो सबको मिला के कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमें फोर्स एट Q फाइंड करना है। तो फोर्स Q पर लगेगा, किसके कारण लगेगा, ड्यू टू Q1 यानी 1। दूसरा फोर्स लगेगा Q पर, किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण, ड्यू टू 2। तीसरा फोर्स लगेगा किसके कारण, ड्यू टू 3। तीनों फोर्स हम मिलाएंगे, फोर्स है तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब देखो, तो फोर्स की फॉर्मूला है क्या है, के, अब ये दोनों के बीच की बात हो रही है, तो के Q1 Q2, के Q1 यानी Q, Q2 यानी ये Q, ये वाला, अपॉन में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है AO, AO स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, अब देखो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो डिस्टेंस है AO, तो AO कैरेट, ये उसकी डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली मुझे ये लिखवाओ, चलो ये दोनों के बीच का, तो के Q, ये भी Q है, स्मॉल Q है, अपॉन डिस्टेंस क्या है BO, BO स्क्वायर, डायरेक्शन क्या लिखेंगे BO कैरेट। सिमिलरली इसके बारे में सेम, ये के कैपिटल Q स्मॉल Q, डिस्टेंस क्या है CO, तो उसका स्क्वायर, डायरेक्शन CO कैरेट। ओके, अब ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, ये पता होना चाहिए, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, तीनों इक्वल कैसे होते हैं, तीनों डिस्टेंस कैसे होते हैं इक्वली। तो पहले आपको यहां लिखना है, पहले सेपरेट कर दे हम, तो सेपरेट कर देते हैं। अब देखो यहां पर हियर तीनों डिस्टेंस AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, इक्वेशन 1, तो उसकी वैल्यू यहां रखो, तो फ्रॉम 1 पर से हम BO की जगह भी AO लिख सकते हैं, CO की जगह भी AO लिख सकते हैं, तो लिख लो। तो फोर्स एट Q इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, तो ये तो वही का वही रहेगा, AO स्क्वायर, AO कैरेट। अब देखो यहां पर के क्यू अपॉन BO है ना, BO की जगह भी AO लिखेंगे, AO स्क्वायर, कैरेट की जगह नहीं लिखना है, वो तो डायरेक्शन है,
ये बीओ की जगह और ये सीओ की जगह वैल्यू चेंज होगी। डायरेक्ट ये जो कैरेट वाला है उसमें चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। तो वैसे ही के क्यू क्यू अपॉन सीओ, सीओ की जगह एओ स्क्वायर, डायरेक्शन वही की वही, सीओ कैरेट। अब सिमिलर है वो कॉमन निकल जाएगा, तो सब में से के क्यू क्यू अपॉन ए ओ स्क्वायर सब में से कॉमन, तो बाकी क्या बचा, ए ओ कैरेट प्लस बी ओ कैरेट ओ है, ओके, प्लस सी ओ कैरेट। अब हमें पता है जब तीनों डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो उसका एडिशन 0 होगा। ये फर्स्ट टाइम आया है, आपको याद रखना है। तो वी नो डेट ऐसा करके लिखना है, बट वी नो डेट कैरेट एओ प्लस कैरेट बीओ प्लस कैरेट सीओ इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू रख दो, तो देयर फॉर फैक्टर एफ इज इक्वल टू एट क्यू, तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए ओ स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 न्यूटन। और फाइनल आंसर है तो हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो हम इसका फ्रेम कर दें, ओके, हो गया। तो कितना इजी है, तो अच्छी तरह से आपको ये तैयार करना है। अच्छा, उसके बाद वाला लेते हैं हम, एग्जाम्पल 1.6। इसमें क्या है देखो, कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एन माइनस क्यू। यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, और यहां पर माइनस क्यू है। ये Q1, ये Q2 और ये Q3 है। प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल यानी तीनों साइड इक्वल है, तीनों का मेजरमेंट L दिया है, फिगर में शो कर दिया है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ए के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, बी के ऊपर कितना फोर्स लगता है, सी के ऊपर कितना फोर्स लगता है। अब देखो, ये जो फोर्स है, फोर्सेस आपको ड्रॉ किए हुए नहीं भी देंगे, ये आपको ड्रॉ करना है कि ये कैसे हुआ। तो देखो यहां पर फोर्स ये नेगेटिव है, तो यहां पर इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इस तरफ तो फोर्स लगता है 1 पर ड्यू टू 3 के कारण। अब ये इसके पर फोर्स लगाएगा तो ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में तो लगता है 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। तो ये इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स, तो दोनों का रिजल्टिंग फोर्स यहां लगेगा। कैसे यहां, तो इसके पैरेलल ये ड्रॉ करनी है और इससे पैरेलल ये ड्रॉ करना है, तो ये डायरेक्शन हो गई F1 की। सिमिलरली यहां पर है वैसा ही, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव चार्ज, ये पॉजिटिव है तो यहाँ रिपल्सिव चार्ज, और दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यहाँ लगेगा F2। और यहाँ अब देखो, ये दोनों, ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट, तो ये भी अट्रैक्ट होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यहां लगेगा F3। हो गया। अब हर एक के चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड साइन नहीं देखनी है, हर एक के मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है। तो हर एक के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम पहले तो ये लिख सकते हैं, हर एक के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हियर F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू F23 इज इक्वल टू F32 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू F31। ये सभी इक्वल है, इक्वल टू कितने हैं, सपोज F है, सपोज ये हमने ले लिया, उसकी वैल्यू F है।
अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, F1 फाइंड करना है। तो F1, तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। कैसे लिखता हूं मैं, ये F1 है, ये दोनों के कारण है, कौन कौन से, F12 F13, तो F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 कॉस थीटा, थीटा यानी ये दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 120। ये जो डिस्टेंस है वो 120, यहां से यहां तक, समझ आता है, लो ड्रॉ करके दिखाओ। ये जो है, ये डिस्टेंस, ये जो एंगल है वो 120 होता है। तो यहां पर आपको 120 लिखना है डिग्री। ये फॉर्मूला है, याद रखनी है। हम कैसे याद रखते हैं, लिखो, हमें ये तो फॉर्मूला पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखते थे हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक कॉस थीटा लगा इसमें। ओके, तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। अच्छा, तो वेक्टर F1 इक्वल टू, यहां पर अब देखो ये सब की वैल्यू क्या है, F है, तो हम सब की जगह F लिख सकते हैं। यहाँ F स्क्वायर, यहाँ भी F स्क्वायर, 2F इंटू F, तो F स्क्वायर होगा। cos 120 की वैल्यू -1/2 है, याद रखनी है आपको। अब देखो यहां पर क्या कैंसल होगा, तो यहां पर ये 2 और ये 2, ये कैंसल हो गया, तो क्या बाकी रहा। अब देखो हमने तो ये वेक्टर लिखा है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, साथ में डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, देखो ये, तो ये डायरेक्शन यानी ए, तो कौन सी है, B2, फ्रॉम B टू C, तो ऐसे लिख सकते हैं हम यहां पर, फ्रॉम B टू C, वही लिखना है यहां पर डायरेक्शन। तो वेक्टर F1 क्या होगा, चलो पहले पार्टीशन लगा दें हम, चलो ये पार्टीशन हो गया, इसकी जरूरत नहीं है तो निकाल दिया। अच्छा, अब यहां पर तो वेक्टर F1 तो क्या होगा, देखो ये कितनी बार हुआ, 2 टाइम, 2 टाइम F स्क्वायर, ये माइनस आगे चला जाएगा, और ये F1 स्क्वायर इंटू 1 यानी F स्क्वायर, और डायरेक्शन तो वही की वही, तो वेक्टर F1 तो 2F स्क्वायर है, 2 टाइम में से 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम F स्क्वायर, डायरेक्शन वही की वही, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो F डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम B टू C, फ्रॉम B टू C, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम किस में लिखते हैं, फ्रेम करके लिखते हैं, तो ये हमने फ्रेम कर दी। सिमिलरली अब देखो दूसरे का, यहां भी वैसा ही है, यहां भी 120 है, सेम है। सिमिलरली तो F2 तो ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम F, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, यही आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन यानी इसके पैरेलल, ये देखो यहाँ F1 इस डायरेक्शन में था, तो ये डायरेक्शन हुई B2C लिखा है ना, हाँ। अब ये डायरेक्शन ये है, तो यहाँ डायरेक्शन A2C, तो A2C फ्रॉम A2C, ओके, समझ आ गया, फ्रॉम A2C, समझ आएगा ना, थोड़ा कंजस्टेड लिखा है साथ में, कि अच्छी तरह से लिखो, ले अच्छी तरह से लिखते हैं।
फ्रॉम ए नीचे लिखते हैं, फ्रॉम ए टू सी। हो गया, चलो अब समझ आया। ये भी हमारा आंसर था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फ्रेम में रखेंगे। तो ये भी फ्रेम में आएगा। थोड़ा ऊपर रखे, थोड़ा ऊपर रखे, यहां से आ गया। अच्छा, चलो अब ये F3 चाहिए हमें, तो F3 निकालना है। अब F3, तो ये ऐसे ही फॉर्मूला लेनी है। ये किस किस के बीच है, ये F3, 3 1 और 3 2, F3 1 स्क्वायर प्लस F3 2 स्क्वायर प्लस 2 F3 1 F3 2 कॉस थीटा। थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, यहां पर थीटा, यहां पर ये वाला थीटा 60 है। जैसे यहां पर 120 बोला ना मैंने, 120 है, 120, तो यहां पर भी कितना है, 120 है। तो ऐसे यहां पर 60 है, तो यहां पर हम cos 60 लिखेंगे। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई प्रॉपरली कोई साइड की डायरेक्शन नहीं है, तो हम साथ में n कैरेट लिखेंगे, वो आपको याद रखना है बस। तो अब वैल्यू रखो, चलो। तो वैल्यू कहां से रखनी है, तो जो हमने यहां लिखे ना, सब फोर्स की वैल्यू क्या है, F। तो यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F। तो चलो, तो F स्क्वायर, इसका भी F का स्क्वायर, F इंटू एफ यानी F स्क्वायर, 2F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो अब देखो ये क्या कैंसल क्या होता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, ओके। और n कैरेट तो वैसा का वैसा, तो F3 इज इक्वल टू अंडर रूट कितनी टाइम, F स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर, 3 टाइम F स्क्वायर n कैरेट। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 3 का रूट नहीं निकलेगा, F का स्क्वायर है उसका रूट F, और n कैरेट वैसा का वैसा। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। और हर बार हम आंसर किस में लिखते हैं, फ्रेम में। देखो कितना इजी है, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1.6 हुआ, ओके। तो 1 आवर तो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, तो आगे के सम नेक्स्ट पीरियड में रखें, ओके। तो आज हम यहाँ तक एग्जाम्पल 1.1 से 1.6 तक लिए, ये सभी आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर देने हैं, ओके। टोटल 1.12 तक है, तो आधे हमने आज कर दिए, ओके। तो अगले पीरियड में हम दूसरे आधे ले लेंगे। अच्छा, तो अच्छी तरह से कंप्लीट तैयार कर देना, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।